हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका फिगर जरूरी है। फिगर यहाँ पर लगा हुआ, सबसे पहले हम इसके फिगर को अच्छे से समझाएंगे, तब इसके जो थ्योरी पार्ट है पेपर में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आप लोग को समझाएंगे। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फिगर। तो ये जो फिगर है मादा जनन तंत्र का फिगर है। इसका फिगर है मादा जनन तंत्र का फिगर है। इसमें देखिए, जो जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि नर जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है क्या होता है? वृषण होता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है? मादा जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है क्या होता है? अंडाशय होता है। तो मादा जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? तो दो अंडाशय होते हैं, एक ये है और एक इधर वाला है। ये क्या करते हैं? इसके ऊपर एक ट्यूब जैसी संरचना दिखाई पड़ रही होगी, ट्यूब जैसी संरचना दिखाई पड़ रही होगी। इसे ही क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो अंडाणु से ये जुड़ा होता है और ये जाके एक थैलेनुमा संरचना बना लेता है। ये दोनों क्या होते हैं? जो भी अंडवाहिनी इधर वाली और दोनों अंडवाहिनी क्या होती हैं? थैलेनुमा संरचना बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय से ये वाला भाग ग्रीवा कहलाता है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग सबसे पहले अंडाशय को पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है? जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, इसमें मेल में पढ़े थे, तो उसमें वृषण था, वृषण प्रमुख अंग था। उसमें भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके बाद उसमें क्या होता था? शुक्राणु का निर्माण होता था। उसी प्रकार इसमें क्या होता है? अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसमें देखिए लिखा क्या गया है, अंडाशय में लिखा गया है मादा जनन कोशिका या अंडाणु का निर्माण तथा कुछ हार्मोन्स का निर्माण अंडाशय में होता है। तो इसमें बताया गया अंडाशय में जो भी अंडाशय होता है इसमें क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, और जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उसको क्या करता है? ये स्रावित करता है। तो कौन से हार्मोन्स हैं आइए उसको देख लेते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? तो पहला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और दूसरा है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या करता है? या भी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का क्या करता है? निर्धारण करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? या भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है। ये दोनों ही पाए तो बहुत हार्मोन्स जाते हैं, लेकिन आप लोगों की परीक्षाओं में दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का निर्धारण करना। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य होता है। जैसे आप लोग मेल में पढ़े थे उसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, वह भी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का निर्धारण करता है। उसी प्रकार इसमें क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है। ठीक बात है। इसमें भी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का निर्धारण करता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का मतलब यही होता है कि अगर सामने मेल या फीमेल मतलब महिला या पुरुष खड़ा है तो उसे देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो सामने इंसान खड़ा है ये नर है या मादा है? तो उसे ही क्या कहते हैं? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? एक क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे कि क्या जब ये हम पढ़ क्या रहे हैं, फीमेल पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पूछेंगे कि जब छोटी बच्ची मतलब एक लड़की का जन्म होता है क्या तब भी उसमें अंडाणु बनते हैं? हाँ, जब छोटी लड़की मतलब जब लड़की जन्म लेती है या पैदा होती है तब उसमें भी हजारों संख्या में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। लेकिन अंतर यही होता है कि वो अंडाणु क्या होते हैं? मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। लेकिन जब वो लड़की अपने 12 या 13 साल की उम्र में यौनावस्था उसका जब प्रारंभ हो जाता है तब उसके अंडाणु क्या होते हैं? परिपक्व होने लगते हैं। लेकिन परिपक्व होने लगते हैं और इसके बाद वह समय समय पर क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं। मतलब समय समय पर ये अंडाशय क्या करता है? वो जो अंडाणु बने हुए हैं उसको समय समय पर निकालता है। जैसे हम बताएं समय समय का मतलब यहाँ क्या होता है? जैसे अगर ये कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर का। अगर यहाँ से 1 सितंबर महीने में अगर एक अंडाणु यहाँ से
निकला तो इसके बाद अब कोई भी अंडाणु नहीं निकलेगा। इसके बाद अगले महीने में इस अंडाशय से मतलब सितंबर में अगर इधर निकल गया तो अक्टूबर में इस अंडाशय से निकलेगा। इसका मतलब यही होता है एक महीने में एक ही अंडाणु निकलेंगे, एक अगर सितंबर से इधर निकला तो अक्टूबर से इधर निकलेगा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, यही अंडाणु यहाँ से जो अंडाणु मतलब सक्रिय हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो जा करके कहाँ फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद इसको भी थोड़ा देख लेते हैं तब आगे समझते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद आता है अंडवाहिका। अंडवाहिका का मतलब, वाहिका का मतलब ही क्या होता है, रास्ता, और अंड जुड़ा है तो मतलब जो अंडाणु को ले जाने का रास्ता होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंडवाहिका कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यह प्रत्येक माह एक अंडाणु परिपक्व होता है। इसमें बताया गया इसमें जो अंडाणु होते हैं वो परिपक्व होते हैं। ठीक, हर एक माह में मतलब प्रत्येक माह में अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और अंडवाहिका द्वारा यह अंडाणु गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इसमें अंडाशय में जो अंडाणु बने हुए हैं वो जो परिपक्व हो जाते हैं तो अंडवाहिनी की सहायता से कहाँ ले जाए जाते हैं, गर्भाशय में ले जाए जाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आया हो तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला पेज चेंज करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके क्या है। देखिए अगला क्या है, गर्भाशय। हमने अभी गर्भाशय के बारे में इधर बताया कि ये जो दोनों संयुक्त होकर ये क्या होता है कि जो अंडवाहिनी होती है ये दोनों संयुक्त होकर मतलब इकट्ठा होकर एक थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है क्या कि दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसके बाद दिया गया है कि मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होता। मैथुन का मतलब कह सकते हैं संभोग के समय जब शुक्राणु इधर से प्रवेश करता है, संभोग के समय जब योनि मार्ग से क्या होता है, शुक्राणु प्रवेश करता है। जब इधर से शुक्राणु प्रवेश करता है तो कुछ शुक्राणु क्या होते हैं, इस साइड में चले जाते हैं और कुछ इस साइड में चले जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं। इतना हम कह सकते हैं कि जो शुक्राणु संभोग के समय जो शुक्राणु जाते हैं ग्रीवा मार्ग से या योनि मार्ग से वो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अंडवाहिनी में जाते हैं। अंडवाहिनी में जाते हैं। अंडवाहिनी में जाने के बाद फिर इधर से अगर अंडाणु का भी प्रवेश होता है और इधर से शुक्राणु का भी प्रवेश होता है तो ये दोनों क्या करते हैं, वहीं मिल जाते हैं और वहीं मिल जाते हैं तो वहीं निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, वहीं निषेचन की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए ये एक अंडाणु है, ये एक अंडाणु है, इसके बाद इसके चारों तरफ क्या है, शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं, शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं। इधर से ऐसे हम इसको भी दिखा देंगे ऐसे। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि क्या जितने भी शुक्राणु जाते हैं तैरते हुए वो क्या सभी पहुंच जाएंगे, नहीं। इसमें से अगर हम यहाँ पर 3 दिखाएं तो इसमें से वही शुक्राणु इसमें प्रवेश करेगा जो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होगा, मतलब स्वस्थ होगा, और जो मैच्योर होगा पूर्ण रूप से वही प्रवेश करेगा। तो वही क्या करता है, इस अंदर को प्रवेश करता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। इसके बाद आइए देखते हैं इधर, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होते हैं। अभी हमने बताया कि जो संभोग का समय होता है शुक्राणु योनि मार्ग से ऊपर की ओर मतलब अंडवाहिनी की वाहिनियों की तरफ जाता है और उधर अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु निकलता है। इसके बाद जहां से वे अंडवाहिका तक जाते हैं निषेचित होकर अंडाणु विभाजित हो जाता है। अभी जैसे हमने बताया कि ये अंडाणु है, इधर से शुक्राणु आ रहे हैं, इधर से क्या होता है, शुक्राणु आ रहे हैं, फिर इसमें से वही शुक्राणु क्या होगा, वही शुक्राणु इसको निषेचित करेंगे, जो परिपक्व हो चुके होंगे, पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुके होंगे, वही इस क्या होगा, अंडाणु को क्या करेंगे, निषेचित करेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना बन जाती है। इसके बाद जब ये इसको निषेचित कर देते हैं तो बाकी जो पीछे का भाग होता है, ये पीछे का भाग सारा निकल जाता है और जो थोड़ा ऊपर का सिरा होता है वही इसको निषेचित करता है। इसके बाद अगला वीडियो हम शुक्राणु पर भी देंगे आप लोग को, जिससे शुक्राणु आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये गेंद जैसी संरचना बना लेते हैं, तो या उसे गेंद जैसी संरचना जो बनाते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं।
और यही भ्रूण क्या करता है, गर्भाशय में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। यही भ्रूण क्या करता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। जैसे गाँव में आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि इनके पेट में बच्चा है। बच्चा पेट में नहीं होता है, बल्कि वो किसमें होता है, भ्रूण में होता है। बल्कि वो किसमें होता है, गर्भाशय या भ्रूण में होता है। इसके बाद यहाँ आता है जहां लगातार विभाजित होकर के वो क्या करता है, वृद्धि करता है। वह बच्चा जब गर्भाशय में, कहाँ, गर्भाशय में क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब जब गर्भाशय में है तो उससे क्या करेगा, वृद्धि करेगा, मतलब वह बड़ा होगा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, गर्भाशय प्रतिमाह भ्रूण को ग्रहण करने वाला पोषण हेतु तैयारी करता है। इसके बाद आंतरिक परत मोटी हो जाती है। जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है, कौन सी, ये वाली परत, ये वाली परत, ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये वाली परत है ना, ये परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है तथा रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे अभी हमने बताया कि अगर निषेचित होगा तभी ये प्रक्रिया होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर निषेचन की प्रक्रिया ना हो तब क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी पूछती है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, अंडाणुओं का निषेचन ना हो तो वह लगभग 1 दिन तक ही क्या रहता है, जीवित रहता है। मतलब जो अंडाणु होते हैं, जो शुक्राणु उसको निषेचित करते हैं, अगर ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो जो अंडाणु होते हैं कितने दिन तक, लगभग 1 दिन तक ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। इसके बाद कहा गया निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। जब निषेचन ही नहीं होगा तो जो हमने दिखाया था अभी ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, जब निषेचन नहीं होगा तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस परत की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। यह परत क्या होती है, धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से क्या होती है, रुधिर या म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, या म्यूकस क्या होता है, एक दुधिया सा सफेद रंग का क्या होता है, पदार्थ होता है, उसी में ही क्या होता है, शुक्राणु तैरते हुए रहते हैं। इसमें कह रहे हैं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाता है। जो भी अंडाणु होता है जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या करते हैं, रुधिर मार्ग से, रुधिर से या म्यूकस के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, निष्कासित हो जाती है। और यह चक्र कितने दिन में, लगभग 1 माह का समय लगता है ये चक्र पूरा होने में, जिसे ही क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसके बाद कहा गया है इस अवधि लगभग कितने दिन तक, 2 से 8 दिनों की होती है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 से ज्यादा होता है तो आप लोग को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन इसकी जो अवधि होती है कितनी होती है, 2 से 8 दिन की होती है। 2 से कम नहीं होना चाहिए और 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज आप लोग को मादा जनन तंत्र अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो शुक्राणु के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।